यार वर्क परमिट मेरा ख़त्म होने वाला है यार। इसके बाद हम क्या करेंगे? पीआर का भी टाइम अभी नहीं हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि मैं सोच रहा था लाइक एज अ न्यू वर्कर कि मेरा अगर वर्क परमिट ख़त्म होने वाला है तो मैं इन फ्यूचर उसका मतलब मेरा फ्यूचर क्या होगा। क्या मैं पीआर का मेरा टाइम पूरा हो चुका है ये मैं कि मैं स्लोवेनिया में अपनी पीआर अप्लाई कर सकूं। तो इसी के रिलेटेड जैसे कि मैंने एक पोल डाला था अपनी कम्युनिटी में कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वर्क परमिट के बारे में, कि किसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आपकी कितनी सैलरी हो सकती है और आपका फ्यूचर उसमें क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा वोट्स अभी तक उसी पे आए हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका रमनजोत, और हम बात करेंगे स्लोवेनिया के वर्क परमिट के बारे में। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जब हम सुनते हैं, जब हम इंडिया में बैठे होते हैं कि यार वो मेरा दोस्त या वो फलाने का बेटा या जो भी है वो अब्रॉड चला गया है, उसके इतने पैसे लग गए हैं, वो 1 साल के लिए चला गया, 2 साल के लिए चला गया। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ दिमाग में आती है कि यार वो कैसे गया होगा, किसने उसका वीज़ा लगवाया है। तो उसमें हमारा होता है कि अच्छा तो इस एजेंट ने लगवाया है, तो अगर मैं इस एजेंट के पास जाऊंगा तो मैं यकीन कर सकता हूँ। तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, नो डाउट, अगर किसी के पास पैसे हैं या किसी के पास कम पैसे हैं बट एजुकेशन एवरीथिंग इज़ ओके, बट इन दी एंड जो बिगर पिक्चर में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि मैं अपने पैसे सेफ कैसे रखूँ। हाउ कैन आई ट्रस्ट समवन जिसको मैं कभी जानता नहीं हूँ और उसको मैं अपना 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख दूंगा और वो मेरा वीज़ा लगवाएगा। अगर मेरा वीज़ा नहीं आया तो मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि वो मेरे पैसे ख़राब नहीं करेगा। तो इसी के रिलेटेड हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं कि हु टू ट्रस्ट, किसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। देखिए सबसे पहली बात है जो ट्रस्ट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अपनी फैमिली में ट्रस्ट अच्छा होना चाहिए। जब आप ये जो वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, कि आपकी फैमिली में आप सभी एक तरीके का सोच रहे हो इसके बारे में। अगर आप ये मतलब के पेरेंट्स डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, आप डिफरेंट तरीके से, तो वो इन फ्यूचर आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो मैच ना करे। लाइक आप एजेंट पे ट्रस्ट कर रहे हो पर आपके घर वाले नहीं कर रहे हैं, बट आप फोर्सफुली सब कुछ करना चाहते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जो सबसे पहला ट्रस्ट होता है वो आपका घर से होना चाहिए, और उसके बाद आपने बाहर किसके ऊपर ट्रस्ट करना है। देखिए काफ़ी लोग होते हैं जो अपने आप ही सारा कुछ अपना कर लेते हैं। देखिए इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ समझने वाली बात यह है कि जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे सारी नॉलेज है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बाहर वाले बंदे की कि मैं उसकी हेल्प लूँ या उसको पैसे दूँ या वो मेरा काम करवाए। बट द मेजोरिटी ऑफ पीपल डोंट नो एवरीथिंग, और ये एवरीथिंग जानने में भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि हम कहीं मिस गाइड ना हो जाएं। देखिए हम इसको 50-50 लेते हैं। 50% इंडिया में लोग ऐसे बैठे हैं जिनको सारी नॉलेज है और वो आपका अच्छे तरीके से सब कुछ करवा सकते हैं, और आपका टाइम पैसा नहीं वेस्ट होगा। और जो 50% लोग हैं वो ऐसे हैं जिनको आधी नॉलेज है, वो आपका टाइम भी ख़राब करेंगे और आपके पैसे भी ख़राब करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है कि अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप किसी का मतलब किसी से हेल्प लेते हो, किसी को आप हायर करते हो। देखिए जब आप किसी को पैसे दे रहे हो ना और उससे कोई सर्विस ले रहे हो, दैट मीन्स आप उसको पैसे दे रहे हो कि हमें आपकी सर्विस चाहिए, हमने आपको इस काम के लिए हायर किया है। तो आपको उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी बनता है, और आपने देखना है कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्क परमिट की बात करें, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप किसी एजेंट के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं जी मैं आप मेरा वर्क परमिट लगवा दो किसी भी कंट्री का। देखिए आप, अगर आपके पास रियली कोई भी ऑप्शन नहीं है तब आप ये चीज़ बोलें, मगर अगर आपके पास है तो सबसे पहले आप जाओ एजेंट के पास, उससे पूछो मुझे इस कंट्री का वर्क परमिट चाहिए, मुझे उस कंट्री का चाहिए, और वो आपको बताएगा कि मैं इसमें डील करता हूँ नहीं करता हूँ, अगर करता हूँ तो कैसे करता हूँ, और अगर कोई और ऑप्शन जो भी है। तो जैसे कि हम अब स्लोवेनिया की बात करते हैं, तो अगर आपने किसी पे ट्रस्ट करना है तो सबसे
पहली चीज़ जो है वो आपने देखना है कि आप अपनी रिसर्च करें। किसी जैसे कि कई लोग मुझे पूछते हैं हमें ये, तो मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, और उन्होंने जिन एजेंट्स के से किया होता है कई बार वो सही निकलता है। वो उससे देखते हैं ओके थैंक यू आपने हमारी हेल्प की और हमारा एजेंट भी ऐसे ही कर रहा है। और कई बार होता है कि कई लोगों का डिफरेंट निकल आता है कि कुछ नया ही होता है, मुझे भी नहीं पता होता, और वो रियल भी नहीं होता है। कई केसों में ऐसा हुआ है कि एजेंट ने कुछ और ही बोला है और वो निकला कुछ और ही है। तो एक तो ये बात होगी। और उसमें जो अगर आप देखिए एजेंट के पास जाते हो, सबसे पहले आपको एजेंट बोलेगा कि मेरे पास स्लोवेनिया का वर्क परमिट है। देखिए किसी भी एजेंट के पास वर्क परमिट नहीं होता, वर्क परमिट होता है उस कंट्री के पास जिस जिस कंट्री में आप जा रहे हो। एजेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपका सर्विस प्रोवाइड करता है, आपका अच्छे तरीके से आपकी फ़ाइल बनाता है, आप अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता है कंपनी में, और कंपनी फिर आपको कंपनी को कॉन्फिडेंस में लेता है कि हाँ ये वर्कर ऐसा ऐसा है और ये आके आपकी कंपनी के लिए हेल्पफुल होगा। देन कंपनी फिर सारा तैयार करती है, और फिर कंपनी गवर्नमेंट को अपने ट्रस्ट में लेती है कि हमें ये बंदा चाहिए, हमें इस पे ट्रस्ट है, आप हम पे ट्रस्ट करके आप ये बंदा यहाँ तक आने के लिए हमें जो सर्विस चाहिए वो हमें प्रोवाइड करें, जो कि होती है वर्क परमिट, और वो करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है जब आप वर्क परमिट का अपना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप मुझे जॉब बताएं वो क्या है। देखिए अगर आप बोल देना एजेंट को आप मुझे किसी भी जॉब में भेज दो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब वो नहीं मिलेगी जो मे बी आप करना चाहते हो और मे बी जिसमें आप अच्छे हो। सेकंड, आपको सैलरी वो मिलेगी जो फिर कंपनी आपको देना चाहेगी। आपको वो सैलरी कभी नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हैं आपको मिलनी चाहिए। वाई? बिकॉज आपने बोल दिया मुझे किसी भी काम में भेज दो, और कंपनी बोलेगी ओके अगर इसको ऐसा है तो हम इसको 500 यूरो 600 यूरो में बुला लेते हैं और कोई भी काम करवा लेते हैं, इसको कौन सा पता है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी ये है कि आपने हमेशा उससे पूछना है कि अच्छा अगर ये काम है तो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होंगी। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आप इंडिया में कोई काम कर रहे हो, लेट्स से अगर आप इंडिया के मैकडोनल्ड में काम कर रहे हो और आपको इधर स्लोवेनिया के मैकडोनल्ड में जॉब मिल गई है, आपका जो उनका वे ऑफ वर्क है वो सेम ही होगा, बट मे बी स्लोवेनिया का मैकडोनल्ड डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। तो ये कभी आपको हमेशा नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आपने हमेशा उस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब के बारे में पता लग गया, आपने हमेशा ये आप किसी भी देश में जाते हो ना, हर इस देश का एक फ़िक्स अमाउंट, जो यूरोप में है उसका एक फ़िक्स अमाउंट मिनिमम सैलरी होती है। आप गूगल पे सर्च करें, जैसे कि अभी मैं अगर सर्च करूँगा मिनिमम वेजेस इन स्लोवेनिया, तो जब मैं ये सर्च करता हूँ तो सबसे पहले जो गूगल पे निकल के आता है वो आता है जो मिनिमम वेज है स्लोवेनिया का आफ्टर टैक्सेस, वो है अराउंड 900 यूरोस, 900 यूरो और 1000 यूरो के बीच में है। डिपेंड करता है, आपकी कंपनी आपको ज़्यादा भी दे सकती है, इससे कम नहीं दे सकती जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एक तो ये हो गया, आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा कि आपने कितना आपको लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तो कई बार होता है कि कई एजेंट ना आपको धोखा देते हैं, आपको जी 2 साल का मिलेगा, आपको 3 साल का मिलेगा। स्लोवेनिया देखिए ये सबके लिए वीडियो है, स्लोवेनिया में आपको 1 साल का वर्क परमिट ही मिलेगा। जब आप सबसे पहला वर्क परमिट अप्लाई करेंगे इंडिया से, आपको किसी भी कंडीशन में 2 साल 3 साल या 5 साल का आपका पहला वीज़ा, पहला वर्क परमिट ऑफ स्लोवेनिया कभी नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ लॉ। उसके बाद जब आप स्लोवेनिया में आ गए, आपका 1 साल पूरा हो गया, उसके बाद अगर आपका जो कंपनी आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती है तो 1 साल का मिलेगा, अगर 2 का देती है तो 2 का मिलेगा। इसमें भी रूल है, अगर आपको कंपनी 5 साल का भी देती है ना कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के बाद, फिर भी आपका 2 साल का ही लगेगा। इसमें ऐसा नहीं कि आपको 5 साल का मिलेगा, नहीं। इसमें ऐसे होता है कि जो पीआर की कंडीशन है ना वो ऐसे होती है, 1 साल 2 साल 2 साल, सो टोटल 5 साल हो जाते हैं, इस हिसाब से चलता है ये। तो ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड करेंगे बेटर जब आप इधर आ जाएंगे। तो इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अभी इंडिया में जो है उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिनका 1 साल पूरा होने वाला है, या जो मतलब पीआर का गो थ्रू कर रहे हैं, तो
तो अभी मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा। उसके बाद कि आपका वर्क परमिट कितना लंबा होगा, आपका जो मेन चीज़ होनी चाहिए कि जो मेरी सैलरी है उसमें से मुझे उसमें क्या क्या मिलने वाला, मेरा जो सैलरी पैकेज है उसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही आपको है कि मेरा उसमें टैक्स कितना जाता है, क्योंकि सभी यही पूछते हैं अगर 900 मिल रहा है तो 900 में भी टैक्स जाएगा? नहीं। तो अगर आपको 900 यूरो मिल रहे हैं, दैट मीन्स आपकी सैलरी ऑलरेडी ही 12 या 1300 यूरो है, तो उसमें से आपका टैक्स कट के ही आपको 900 मिल रही है। अब अगर आप बोले नहीं तो अगर हम कंपनी को बोले हमारा टैक्स मत काटो, देखिए अगर आप टैक्स नहीं दोगे ना तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, ना आपका रिन्यू होगा, और ना आप पीआर कर सकते हो। टैक्स तो इम्पॉर्टेंट है, तो टैक्स तो जाना ही जाना है। प्लस कंपनीज आपको ऑफ़र देती हैं कि हम आपको अकोमोडेशन भी दे रहे हैं। अकोमोडेशन दैट कि आप जहाँ रहेंगे वो कंपनी उसका खर्चा उठाएगी। खाना पीना आपका होगा, आपने कुकिंग करनी है आप कुकिंग करो, आपने बाहर से खाना है बाहर खाओ, जो भी है। और उसके बाद उस पैकेज में कंपनी आपको हॉलीडेज़ भी देती है कि आपने अगर इंडिया जाना है 20 से 21, कई 24 भी होते हैं एक साल में, 24 दिन आप इकट्ठे भी ले सकते हो, आप 3-3 एक-एक करके भी ले सकते हो, एक-एक दिन करके, या इकट्ठे 3 ले लिए फिर इकट्ठे 7 ले लिए, ऐसे करके भी। और देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो जो 24 दिन है या 21 दिन है, आपको उस हर दिन की, जब आप बोल के वेकेशन लोगे ना, जब आपने अपनी कंपनी को बता दिया कि जैसे कि आज अगर आज थर्सडे है तो मैंने अगर बोल दिया कि मुझे आज थर्सडे, मतलब मैंने अगर उनको मंडे बोल दिया कि मुझे थर्सडे की वेकेशन चाहिए मेरी एक दिन की, तो जो आपने एक दिन की वेकेशन थर्सडे की ली है आपको उसकी 80% सैलरी, अगर आप एक दिन में 100 यूरो कमाते हैं ना, तो आपको उसमें से 80 यूरो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो 20 यूरोस वो काटेंगे, 20% काटेंगे, वो इस चीज़ का काटेंगे क्योंकि आप काम पे नहीं गए, तो आपका वो ट्रैवल नहीं हुआ घर से काम तक। प्लस जो काम पे आपको लंच टाइम होता है वो आपने नहीं, आपका वो होगा क्योंकि आप छुट्टी पे हो। तो ये देखिए ये भी बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इस पैकेज में। उसके बाद आपकी हेल्थ बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो ये लॉ है स्लोवेनिया में, जो भी बंदा स्लोवेनियन कंपनी में काम करता है उसके पास एक बेसिक इंश्योरेंस होती है जो कि कंपनी कवर करती है। तो देखिए आपको इसमें भी बेनिफिट है कि आपको अगर कुछ बीमार हो गए या आपकी चोट लग गई वाइल वर्किंग, सारा खर्चा कंपनी उठाती है। प्लस अगर आप जैसे कि मैं अब सुबह उठा और मुझे फ़ील हुआ यार मुझे बुखार है, तो मैं क्या करूं, आज मैंने काम पे नहीं जाना है तो मैं अपने डॉक्टर को फ़ोन करूंगा। देखिए स्लोवेनिया में अपना डॉक्टर होना बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। आप कहीं पे भी यहाँ पे ऑनलाइन सर्च करो, लाइक आई वांट माय पर्सनल डॉक्टर इन स्लोवेनिया, हाउ आई कैन टॉक विद देम। और तो आपका अगर पर्सनल डॉक्टर है आप उसे कॉल करें, मुझे आज बुखार हो रहा है या मेरा सर दर्द कर रहा है, वो आपको एक पेपर बना के दे देगा कि माई पेशेंट इज़ नॉट एप्लीकल इज़ नॉट एबल टू वर्क टुडे, गिव हिम अ हेल्थ लीव, सिक लीव जैसे इसको बोल सकते हैं हम। तो जो वो सिक लीव होगी वो आपकी वेकेशन वाली लीव में काउंट नहीं होगी, वो आपकी हेल्थ वाली होगी, और उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी उस दिन की भी, अगर आप उस दिन नहीं गए। बट आपको वो पेपर डॉक्टर से लेना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, और वो पेपर आपको अपनी कंपनी को देना पड़ेगा। अगर उसमें डॉक्टर ने लिख दिया एक दिन तो एक दिन की छुट्टी होगी, 7 दिन की। अगर उसमें एक साल भी लिख दिया ना डॉक्टर ने, देखिए एक साल तो नहीं लिख सकता डॉक्टर, क्योंकि एक साल का मतलब हुआ कि जहाँ तो आपकी टांगे टूंगे टूट गई हैं, कुछ हो गया, यही हो सकता है। तो उसमें वो एक हफ्ता 4 दिन पर उसको उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हुआ क्या है आपको, तो वो भी वो करता है। उसके बाद आपने अगर कोई लीगल काम है जैसे कि टैक्स रिटर्न वगैरह, इसमें भी कंपनी आपको हेल्प करती है। ये सारा जो होता है ये आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए आपकी अपनी रिसर्च से, क्योंकि एजेंट्स को इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। जैसे कि अब जो मेरा एजेंट है, कई लोगों ने उसके थ्रू अप्लाई किया है या करने वाले हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन जॉब्स में अभी कर रहे हैं। तो मैं जितनी नॉलेज हो सके, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है कंपनियों के साथ, कंपनीज ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करती, क्योंकि उनको मतलब होता है कि जो हमें चाहिए वो आप हमें दे दो, हम ये बेसिक वगैरह हेल्थ वगैरह ये तो हम वर्कर को समझा देंगे जब वो आएगा। तो उस चीज़ का फ़ायदा ये है कि मैं अपने एजेंट को टाइम बाय टाइम अगर कोई नई चीज़ आती है तो मैं उसको बताता रहता हूँ कि स्लोवेनिया में ऐसा है। क्योंकि जब मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं तब स्टूडेंट वीज़े पे आया था, अब से लेके तब तक मैंने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है रिगार्डिंग स्लोवेनिया के बारे में पता करने की। तो अभी वो जो ये सब वर्क परमिट कर रहा है, अगर आप ये कोई वीडियो देख रहा है, मैंने
उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको कॉल करें। आप अगर करना चाहते हैं, उनकी कोई फ़ीस जो भी है वो लेंगे, तो आप उनसे बात करें। आप अगर आप मे बी आप लकी हों, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप उनसे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ एक वीडियो में, दैट मीन्स वो देखिए, मैं उसी बंदे पे ट्रस्ट करता हूँ जिसके साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरा एक्सपीरियंस इस एजेंट के साथ बहुत अच्छा रहा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि मैं इंडिया से यहाँ तक आया, उन्होंने अपने चार्ज भी लिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मुझे फ्री में भेजा है, उन्होंने अपनी फ़ीस ली है। बट जो जो उन्होंने मुझे बोला वो हुआ था मेरे साथ, और वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं स्लोवेनिया आके यहाँ से भाग जाऊँगा। मैं यहाँ रहा हूँ, अब मुझे उसकी बहुत हेल्प हो रही है, और मैं बाकी लोगों की भी हेल्प कर रहा हूँ। तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें। आप में भी आपके लिए कोई अच्छी उनके पास ऑफ़र हो या कुछ भी हो, तो आप, मैं उनका नंबर है डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, और आप उनसे बात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो आप उस चीज़ के बारे में मतलब कि आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें ये ट्रस्ट बिल्ड करती हैं आपके लिए। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो है फ्यूचर, कि वर्क परमिट में हमारा फ्यूचर क्या होगा। देखिए, वर्क परमिट में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप रेगुलर अच्छे तरीके से काम करते हैं, एक कंपनी में या डिफरेंट कंपनीज में, डजेंट मैटर, बट आप लीगली काम कर रहे हैं। यूरोप में स्लोवेनिया एक ऐसी कंट्री है, अगर आपके पास स्लोवेनिया के जो हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं पेपर हैं, तो आप पूरे यूरोप में और यूरोप के बाहर कहीं पे भी अपनी सेटिंग बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा, और आपको अपना परमानेंट रेजिडेंस लेना पड़ेगा। अभी के लिए परमानेंट रेजिडेंस के लिए कुछ कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो जब वो आ जाएंगी, जब वो एप्लीकेबल हो जाएंगी, तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दूं जो अभी तक लॉ में हुई नहीं है, जो अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। जैसे कि मैं आपको कुछ बोल दूं कि जी पीआर का ये वाला होने वाला है, हुआ नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको तभी उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा जब वो हो जाएगी, या जब मैंने एक्सपीरियंस की है। तो अदरवाइज़ आधी इन्फॉर्मेशन देने का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो पीआर आपको बड़े आसानी से मिलेगी। 5 साल आप रहिए नॉर्मल तरीके से। सेम प्रोसेस है पीआर का, आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपना पहला वर्क परमिट से इधर आ गए, उसके बाद जब आपने अपना नया वर्क परमिट अप्लाई करना है ना, जो दूसरे साल का होगा, तो आपका वही सेम प्रोसेस होगा पीआर के लिए। 5 साल के बाद वही सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपने पहले लगाए थे, और वो विद इन स्लोवेनिया होगा, और आपका अच्छे तरीके से हो भी जाएगा। तो इसमें इसका फ़ायदा पता क्या है, अगर आपके पास स्लोवेनिया की पीआर है, लेट्स से अगर मैं स्लोवेनिया से जर्मनी जाना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ, तो वो मुझे, बिकॉज आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्लोवेनिया, वो मुझे जर्मनी का वर्क परमिट दे दें, मुझे पावर दे देंगे कि मैं वहाँ पे अगर कोई मुझे जॉब ऑफ़र कर रहा है, तो मैं वहाँ का वर्क परमिट जर्मनी में रह के ही अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए आपको कितना बड़ा फ़ायदा है। सारी यूरोपियन कंट्रियों में आप इसका ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिना उसके जाते हैं वर्क परमानेंट के, लेट्स से मेरे पास अगर वर्क परमिट है, मतलब मेरे पास तो डिफरेंट वीज़ा है, पर एज अ एग्जांपल अगर मेरे पास वर्क परमिट है और मैं यहाँ से जर्मनी जाता हूँ, उनको बोलता हूँ मुझे ये जी बंदा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, मैं इसके रेस्टोरेंट में काम करना चाहता हूँ, मेरा वर्क परमिट अप्लाई करो। वो बोलेंगे नहीं, हमारे यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अभी किसी भी यूरोपियन कंट्री के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो। तुम जहाँ, या तो इंडिया में जाओ जर्मनी की एम्बेसी में, नहीं तो यहाँ पे जर्मनी की एम्बेसी ढूंढो और वहाँ ट्राई करो। अगर वो करते हैं, नहीं तो तुम्हें इंडिया में जाके ही करना पड़ेगा। और पीआर की सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपके लिए, कि आप का जो एक्सेस है ना यूरोप से बड़ा हो जाता है। आप कहीं पे भी और जा सकते हो घूमने के लिए। बहुत ही, मतलब आपका जो प्रोफाइल होगा ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर आप कल को कनाडा का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, तो वो बहुत ही आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा। उसमें आपको कोई ज़्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बैंक हिस्ट्री ऑलरेडी बनी होगी, क्योंकि आपकी सैलरी रेगुलरली आती है। किसी ने यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, छुट्टियों के लिए इंग्लैंड जाना है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं, ये तो बात होगी वर्क परमिट की, और ये जो मैं आपको आज एक इन्जॉयमेंट के लिए आपको बताने वाला हूँ कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी वर्क परमिट पे या कोई भी इंडियन या कोई भी एशियन आ रहा है और वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको क्रिकेट खेलना आता है या कोई भी स्पोर्ट्स खेलनी आती है, वो कांटेक्ट कर सकता है मेरे से।
और अगर वो अपने उसके पास फ्री टाइम है और वो उसको एज अ एक्टिविटी यूज़ करना चाहता है तो वो यहाँ पे क्रिकेट खेल सकता है। जैसे कि आपने देखा है कि मैं अपने यूट्यूब पे अपने क्रिकेट की वीडियोस डालता रहता हूँ। मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं हूँ क्रिकेट का। मुझे 12 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए प्रोफेशनल। मैंने काफ़ी प्रोफेशनल कोचेस के अंडर क्रिकेट खेली है। हरभजन सिंह के जो मेन कोच थे उनके अंडर मेरी ट्रेनिंग हुई है। और मैंने कई रणजी प्लेयर्स और आईपीएल प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेली है। हरप्रीत बराड़ इंडिया में बहुत से लोगों को पता है कि वो किंग्स इलेवन पंजाब से खेल रहा है, उसके साथ मैंने क्रिकेट खेली है। मनदीप सिंह के साथ, तरवर कोहली के साथ, विराट कोहली नहीं, तरवर कोहली पंजाब में एक हैं प्लेयर, उनके साथ और काफ़ी लड़कों के साथ खेली है। कई लड़कों के साथ खेली है जिन्होंने इंडिया अंडर 16 खेला हुआ है, अंडर 19 खेला हुआ है। तो आई एम अ गुड प्लेयर और मैं अभी स्लोवेनिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं स्लोवेनिया से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ अभी तक। अगर आप मुझे सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आप मेरे स्टैट्स देख सकते हैं। तो अगर कोई लड़का है जो अच्छा है क्रिकेट में, अगर अच्छा भी नहीं है हम सिखाएंगे उसको, तो अगर वो टाइम अपना अच्छे तरीके से लगाना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है और मैं उसके लिए कुछ अच्छा ही करूँगा। कंडीशन सिर्फ एक ही है, आपको स्लोवेनिया में होना पड़ेगा उसके लिए। आप ऐसा मत बोले मुझे कि हम इंडिया में हैं, आप हमारा इंडिया से अप्लाई कर दें। तो ये तो होगी आज की वीडियो आपका जो मैंने, आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरीके से जो मैंने बोला था वो कवर किया है। स्टिल अभी भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। तो धीरे धीरे हम बनाते जाएंगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे आप मैं बनाता जाऊंगा। देखिए आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि इसमें आपको के बेनिफिट की बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और आप लोग दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आप लाइक करेंगे और मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। और जल्दी मैं आपको बताऊंगा अगला वीडियो किस टॉपिक पे होगा। तो मैं सबको गुड लक बोलना चाहता हूँ जिन्होंने अप्लाई कर दिया है और जिन्हें करने वाले हैं या जो सोच रहे हैं और जो ऑलरेडी स्लोवेनिया में आ गए हैं। तो आप सभी को हैव अ गुड वीकेंड। और अभी सर्दी शुरू हो चुकी है स्लोवेनिया में, तो इंडिया में भी हो चुकी है, तो अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग एंड hit the like and share button and subscribe the channel and see you in the next video. Thank you.